साइंस और मैथ का प्रोजेक्ट स्कूल में किया गया है इस साल, और तकरीबन हर एक वर्ष ऐसा किया जाता है। फिर इसके बाद अगला भी प्रोजेक्ट है जो एग्जीबिशन किया जाएगा, वो लिटरेचर में और सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। You can see major types of bones like skull, spine, ribs, pelvis and limbs. So this is mitochondria. It is also known as the powerhouse of the cell because it produces energy in the form of ATP. This is how our project works. We had made the working model of DNA, so you can see how it works. So DNA is the basic unit of life, which is present a 3D model of Earth. You can see that this is the 3D model of Earth. This is the upper layer, and if we open it, then how it works, we can see that deoxygenated blood pass through this, oxygenated blood pass through this, and after that, if we close it, you can see how it beats human heart. It is a circulatory system which circulates the blood in all over the body. Thank you. बच्चों ने बहुत अच्छे कंसेप्ट पर मॉडल्स बनाए हैं, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, पूरे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का डायलिसिस का सिस्टम, हार्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम, बायो के प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या रोबोटिक्स का उन्होंने किया है कि कैसे कोई अर्थक्वेक के कंडीशन में कोई रोबोट जाके लोगों को बचा सकता है। Greeting ladies and gentlemen, and we have come across a long way in civilization. From Rig Veda and Sam Veda to the longest written constitution of the world, from building Pushpat Vimans 4,000 years ago to building Miraj in terrestrial, from worshipping moon and Mars to going to moon and Mars through Chandrayans and Mangalyans. साइंस एंड मैथ एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीक़ों का प्रोजेक्ट बनाया गया तमाम बच्चों के लिए। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है बिहार जैसे लोकेशन पे इस तरह से बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं देना? साइंस और मैथ का प्रोजेक्ट स्कूल में किया गया है इस साल, और तकरीबन हर एक वर्ष ऐसा किया जाता है। फिर इसके बाद अगला भी प्रोजेक्ट है जो एग्जीबिशन किया जाएगा, वो लिटरेचर में और सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में। तो ये साइंस और मैथ एग्जीबिशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में साइंस के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति जागरूकता पैदा करना, और उनके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उसको उजागर करना। बच्चों ने बहुत अच्छे कंसेप्ट पर मॉडल्स बनाए हैं, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, पूरे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का डायलिसिस का सिस्टम, हार्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम, बायो के प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या रोबोटिक्स का उन्होंने किया है कि कैसे कोई अर्थक्वेक के कंडीशन में कोई रोबोट जाके लोगों को बचा सकता है। बात की अभिरुचि बढ़ती है कि वो अपने बच्चों को इस दिशा में प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। आज अभी आए हुए थे पूर्व IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एम्बेसडर, जो करीब 7 देशों में एम्बेसडर रहे भारतवर्ष के। IIT कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और MTech किया था IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेत्रहाट के प्रोडक्ट UPSC किया और एम्बेसडर बने। वो भी आज आए हुए थे, बच्चों के प्रोजेक्ट को उन्होंने देखा, इसे बहुत सराहा और प्रॉमिस किया कि अगले बार अधिक समय लेके आएंगे और बच्चों से बात करेंगे। उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में बच्चों को बताया कि विद्या का अर्थ क्या है, विद्या क्या होती है, उनको क्या सीखने की ज़रूरत है पढ़ लिख के। आज का यह एग्जीबिशन बच्चों के लिए संदेश है कि वो साइंस के दिशा में, इंजीनियरिंग की दिशा में, टेक्नोलॉजी के दिशा में कुछ ऐसे काम करें जिससे देश का, समाज का विकास हो। और जो समाज में चारों तरफ जो समस्याएं हैं, जैसे शहर में वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या या इरिगेशन की समस्या देहातों में, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको स्टडी करके उनका समाधान निकालें। बच्चों अभी क्लास 5 से ही बच्चों ने सीख लिया कि कैसे साइंस प्रोजेक्ट किया जाता है और कैसे उसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अभी से इतने छोटे उम्र में उन्होंने सीख लिया, इतनी जानकारी हो गई। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके ज्ञान का क्षेत्र और बढ़ेगा और जीवन में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। I congratulate the teachers
and the students who have contributed to the science exhibition. I had time to spend some moments with some of the projects, and I could see the enthusiasm that you all had. I'm sorry that many of you have to stand right now, but I just wanted to interact with some of you students. As you know, I am from Netherhat School. Then I went to IIT Kanpur for electrical engineering. After finishing, I went to IIT Delhi. And I took the UPSC exam. Finally, I ended up in Indian Foreign Service. I am from 88 batch, 1988 batch of Foreign Service. I served in 8 different countries, including Iran, Holland, Nepal, Turkey, Myanmar, Belarus, Ukraine, and Indonesia. I retired as Ambassador of India to Indonesia and Secretary to the Government of India in February 2023. I have only one message to all of you. क्या आप सबको मालूम है कि आप जिस शिक्षा को ले रहे हैं उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षकों ने आपको ये बतलाया है या क्या आप बच्चों ने कभी सीखा है कि जो शिक्षा आप ले रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेड का कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे सवाल का जवाब दे सकता हो तो कृपया बताएं। मैं आपको बताता हूं एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेतरहाट स्कूल में जब मैं आपसे भी कम उम्र का था, 11-12 साल का, तो मेरे संस्कृत शिक्षक ने हमें एक श्लोक सिखाया था। उस वही श्लोक था जिसने हमें समझाया कि शिक्षा का असली मकसद क्या है। वो श्लोक कहता है, आपके स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है या नहीं? Very good. I am sure some of you will understand. विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। ये क्या कहता है? विद्या ददाति विनयम. The main purpose of education is to give you vinay, humility. अगर आप में पात्रता है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, अगर आप में पात्रता है तो धन जरूर आएगा। धनात् धर्मः, अगर आपके पास धन है तो आपके पास सही मार्ग पर चलने का कारण है, और जब आप सही मार्ग पर चलेंगे, धनात् धर्मः ततः सुखम्, उसी से आपको सही सुख मिलेगा। तो विद्या ददाति विनयम, किस तरह की ह्यूमिलिटी की बात हो रही है? 2 बातें हैं। एक तो ये कि जिंदगी में आप कितना भी सीख लो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि सीखने के लिए बहुत कुछ और बाकी है। The more you learn, the more you know how much you do not know. Did you get this? The more you know, the more you come to know how much you do not know.
इसीलिए शिक्षा प्राप्त करके कभी एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, ये पहली ह्यूमिलिटी है। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी ह्यूमिलिटी ये है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को लकी मानिए। यू आर वेरी लकी टू गेट दिस एजुकेशन, बिकॉज अगर आप 1300 स्टूडेंट यहाँ हैं तो कम से कम 13 लाख आपके उम्र के बच्चे केवल बिहार में ऐसे हैं जिनको ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पर जाएं, अगर आपके सामने कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, लड़का लड़की सामने आए तो उसके सामने एरोगेंस मत करना। इस विनय का मतलब यही है कि जिंदगी में आप कहीं भी चले जाएं, हमेशा अपने मन में ये भाव रखें कि आपसे 10 गुना ज्यादा ऐसे बच्चे भी समाज में हैं जिनके पास ये शिक्षा पाने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप अच्छी पोजीशन पर हैं, आप भगवान का धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद दीजिए, अपने शिक्षकों का धन्यवाद दीजिए, लेकिन किसी दूसरे पर एरोगेंट मत होइए। Present a 3D model of Earth. You can see that this is the 3D model of Earth. This is the upper layer, and if we open it, then how it works, we can see that deoxygenated blood pass through this, oxygenated blood pass through this, and after that, if we close it, you can see how it beats human heart. It is a circulatory system which circulates the blood in all over the body. It made the working model of DNA, so you can see how it works. So DNA is the basic unit of life, which is transported with the parents to the offspring for their normal traits. Thank you. Our project is kidney, which is basically this project shows how blood is purified and wastewater is released in the form of urine. We will show our example. This is how our project works. So this is mitochondria. It is also known as the powerhouse of the cell because it produces energy in the form of ATP. There is a net gain of 36 to 38 ATP from one molecule of glucose. Good afternoon, myself Amit from standard 12th. This is a hemodialysis unit. This when the patient kidney is not working, so we use this method. Hello sir, I Soumya of standard 8 along with my teammate Jyotsna are here to presenting our science exhibition project, which is human skeleton system. Now she will explain. As we all know that human body has 206 bones. These bones form framework and gives shape, support, movement and protects our vital organs. Skeleton system is like the body's inner armor. It works together with muscles and helps us to move. And the bones like skull, ribs protects our brain and heart. Let's take a look to this model. Here you can see major types of bones like skull, spine, ribs, pelvis and limbs. Each bone has its own job. For example, femur, it is the largest bone and it supports the body weight, while vertebrae, it keeps us upright and flexible. Without skeleton system, we would just be a blob of muscles and organs. So it's called the hidden hero of our body. To conclude, the human skeleton system is a wonderful creation that provides us shape, structure, movement and protects our important organs. Thank you. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं और ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, मसल चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। जैसा कि हम जानते हैं हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और ये ब्लड पंप करता है। ये थोड़े से कैविटी में दोनों लंग्स के बीच प्रेजेंट होता है और हल्का सा लेफ्ट की तरफ घुमा होता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ जो फूड को कट करने में हेल्प करता है, टंग फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद फूड हमारा फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स इज नोन एज कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद फूड हमारा इसोफेगस में जाता है।
जैसा कि इसने कहा है, हमारा फूड एसोफेगस में आता है। हमारा फूड एसोफेगस में आने के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा फूड 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, जहाँ पे HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन रिलीज होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड HCl वहाँ पे प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में लाने में हेल्प करता है। म्यूकस HCl रिलीज होने से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। स्टमक से हमारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है और फिर हमारा डाइजेस्टेड फूड जो अन्न बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाते हैं। फिर एनस के थ्रू वो वेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज़, माउथ, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, जिसमें ये सब एसेंशियल है हम लोग के, हमारे बॉडी के लिए। विदाउट ऑक्सीजन वी वोंट सर्वाइव। हमारे पूरे बॉडी सेल को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन, थैलमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ये हमारा ह्यूमन का वर्क मॉडल है, जिसमें हम ब्रेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको दिखाए हैं। और हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट, कंट्रोल करने का काम करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑक्सीजन इनहेल करता है और CO2 को एक्सहेल करता है और हमारा ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करने का काम करता है और डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाता है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारा जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस है उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करता है यूरिन के थ्रू। थैंक यू। प्रोजेक्ट जो है, ये बच्चे अभी 11th में नए एडमिशन लिए हैं और हाल फिलहाल में जो हैदराबाद में जो घटनाएं हुई थी उसको इन्होंने एक पेपर पे एक मॉडल के थ्रू जो है दर्शाने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे लाइफ के लिए जितना कोई ऑर्गेनिज्म आवश्यक है उतना ही सॉइल, उतना ही एयर, उतना ही सनलाइट, उतना ही टेम्परेचर वो भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो हमारा लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट को कंजर्व करना है और उसको बचाना है, ताकि हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा वायबल हो और बहुत अच्छा हो। City is that deforestation, habitat loss, climate change, so animals will not live extinct slowly. प्रकृति की अद्भुत रचना को समझ लो, हर पेड़, हर फूल, हर नदी की कहानी सुन लो। इनकी सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है। आज का फैसला कल की ज़िंदगी बदलेगा, तो आओ मिलकर प्रकृति को बचाएं और आने वाले जीवन को बेहतर बनाएं। पेड़ लगाएं, हरियाली फैलाएं और आने वाले जीवन को बेहतर बनाएं। Greeting ladies and gentlemen, and we have come across a long way in civilization. From Rig Veds and Sam Veds to the longest written constitution of the world, from building Pushpat Vimans 4,000 years ago to building Miraj in Terrestrial, from worshipping Moon and Mars to going to Moon and Mars through Chandrayans and Mangalyans. But what about the biodiversity? As the population of human beings are increasing day by day, we are able to see that the biotic components and abiotic components are facing a lot of problems, because biotic components and abiotic components both are independent to each other. So now let us understand how ecosystem is essential. So please welcome Srinidhi. System provides various ecosystem services like purifying air and water. As we already understood the importance of ecosystem, we can know the certain things government can do to protect it. First of all, so environmental laws and policies. Government can enforce environmental laws and policies on Pollution and Wildlife Act, and secondly protected areas. We can establish more and more protected areas like wildlife sanctuaries, biosphere reserves and etc.
other than that, community involvement. We can involve local bodies to help to improve ecosystem.